हाय स्टूडेंट। जीआरटी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं डुअल जीएसटी मॉडल के बारे में। किसके बारे में जानने वाले हैं? डुअल जीएसटी मॉडल के बारे में कि डुअल जीएसटी मॉडल होता क्या है। देखिए कह रहा है यहाँ पर कि डुअल जीएसटी मॉडल के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को टैक्स लगाने और कलेक्ट करने का अधिकार दिया गया है। कि जो हमारा क्या है स्टेट गवर्नमेंट है और जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन दोनों को क्या हुआ है कि टैक्स लगाने का और टैक्स कलेक्ट करने का दोनों का अधिकार दिया गया है। वो टैक्स लगा भी सकते हैं और टैक्स कलेक्ट भी कर सकते हैं। और उसके क्या करा है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अगर जो स्टेट गवर्नमेंट को अगर ये अधिकार नहीं दिया गया होता, उसको निर्भर करना होता किस पर? सेंट्रल गवर्नमेंट। और यही अगर जो दोनों का अधिकार दे दिया गया है तो जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। और जो निर्भर रहते तब क्या होता है कि सपोज करेगा आप अपने स्टेट से अपने स्टेट में परचेज किए और आपने टैक्स क्या किया, अपने सप्लायर को दे दिया। सप्लायर ने क्या किया, जीएसटी पोर्टल में गया और वहां से टैक्स को अप्लाई, टैक्स को भर दिया। अरे समझ में, तो वहां पे होगा क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट सारा पैसा ले लेगी, कलेक्ट कर लेगी अकेले, और यहाँ पे स्टेट टैक्स जो स्टेट क्या है स्टेट गवर्नमेंट है ये वहां पे कलेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन ये जब दोनों का अधिकार मिला तो जैसे हम जीएसटी पोर्टल पे जाकर जीएसटी हम पेमेंट करते हैं तो ऑटोमेटिक वहां से क्या होता है, दो भागों में डिवाइड किया। अरे समझ में, यानी कि आप क्या करेंगे, पेमेंट तो करेंगे, पेमेंट करने का माध्यम आपका एक ही है, लेकिन जैसे वो जीएसटी पोर्टल से जाएगा तो बढ़ जाएगा दो भागों में। यानी कि एक आपका ले लेगा स्टेट गवर्नमेंट और दूसरा ले लेगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। जो आपको बताया था जब जीएसटी पेमेंट करते हैं कितना 18%, कितना करते हैं 18%। तो 9% ले लेगी स्टेट गवर्नमेंट और 9% ले लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। आ रहा समझ में, स्टेट गवर्नमेंट यानी कि आपके उत्तर प्रदेश की सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि आपके भारत सरकार। आ रहा समझ में। और उसके नीचे देखिए दे रहा है आपका सप्लाई, क्या दे रहा है, सप्लाई। अब कह रहे हैं यहाँ पर जीएसटी में सप्लाई शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक है। क्या है, जब भी हम लोग देखें कि सप्लाई का ऑप्शन दिया गया, सप्लाई नाम दिया गया है, हम ये समझेंगे कि जो हमारा गुड्स है उसको क्या किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं से उसको सप्लाई यानी कि कहीं दूसरी जगह भेजा जा रहा है। अब वही आगे कह रहा है कि सप्लाई को दो तरीके से समझा जा सकता है। पहला दे रहा है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड दूसरा दे रहा है सप्लाई ऑफ सर्विस। तो गुड्स और सर्विस में डिफरेंस आप लोग को बताए। गुड्स क्या होता है कि जैसे आपने मार्कर पेन खरीदा तो यही आपका कहलाएगा गुड्स। क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। और अगर जो आपने क्या किया, आपने अपने फोन का रिचार्ज कराया, वो आपका क्या कहलाएगा, सर्विस। आपने अपने डीटीएच का रिचार्ज कराया तो आपका क्या कहलाएगा, सर्विस। आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल जब जमा किया तो आपका क्या कहलाएगा, सर्विस। क्योंकि अगर जो आप ये पेमेंट जमा नहीं करते हैं उसका, तब वो आप सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कि ऐसी चीज कि जिसमें हम क्या करें, पेमेंट करें और उसके बदले हमको सेवा प्रदान हो, वही हमारा क्या कहलाता है, सर्विस कहलाता है। आ रहा समझ में, यानी कि अब ये कह रहा है कि सप्लाई को दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला कि सप्लाई ऑफ गुड्स, हम आपको ऑर्डर दे दिए कि एक काम करिए, आप क्या करिएगा 10 मार्कर मेरे शॉप पे सेल्फ भिजवा दीजिएगा। आ रहा समझे ना, तो वहां पर आपने क्या किया, गुड्स का सप्लाई किया। आपने किसका सप्लाई किया, गुड्स का। और हम ये कहें कि एक काम करिए, हम आपके पास भेज दे रहे हैं 300 रुपया और आप मेरे फोन का रिचार्ज करिए, तो वहां पे आपने क्या किया, सर्विस का सप्लाई किया। और आगे कह रहा है जब हम किसी गुड्स को सेल करेंगे तो यह क्या कहलाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा। कि जैसा हम किसी गुड्स का, जैसे एग्जांपल अभी हमने बताया कि आप क्या करते हैं, मार्कर सेल करते हैं, मार्कर बेचते हैं, तो आपका वो क्या कहलाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स। और आगे कह रहा है जब हम सर्विस को प्रोवाइड करेंगे, सर्विस को प्रोवाइड करने का मतलब क्या है कि अगर जो कोई हमारा इंटरनेट है, सपोज करिए हम ले लिए एयरटेल या कोई जियो ले लिए, तो एयरटेल कंपनी को हम लोग क्या करते हैं कि पैसा देते हैं 239, तो हमको 28 दिन का क्या करती है, सर्विस प्रदान करती है। वो हमारा क्या कहलाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाएगा। अब आगे कह रहा है टाइप्स ऑफ सप्लाई। अब इस सप्लाई के भी प्रकार होते हैं। क्या होता है, सप्लाई के भी प्रकार होते हैं। अब इस सप्लाई के क्या क्या प्रकार होते हैं, तो बता रहा है इंट्रा स्टेट सप्लाई, जिसको क्या बोला जाता है, लोकल सप्लाई। इंट्रा स्टेट, और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट में डिफरेंस है। क्या है कि यहाँ पे आपका दिया इंट्रा स्टेट और यहाँ नीचे दिया आपका इंटर स्टेट। आ रहा है समझे ना, तो जहां पे बात कर लिया जाएगा इंटर स्टेट, वहां पे आपका होगा लोकल सप्लाई। यानी कि आप उत्तर प्रदेश में हैं तो क्या कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में ही सेल कर रहे हैं। आ रहा है समझे ना, बिहार में है तो बिहार में ही सेल या परचेज कर रहे हैं, तो वो आपका कहलाएगा इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्या कहलाएगा,
इंट्रा स्टेट सप्लाई, और यदि आप अपने स्टेट में यानी कि आप उत्तर प्रदेश में और यदि आप बिहार में सेल या परचेज कर रहे हैं तब आप कहे जाएंगे इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर का मतलब हो जाएगा यहाँ पर कि अपने स्टेट से बाहर, और इंट्रा का मतलब हो जाएगा अपने ही स्टेट। आरएसएन में तो इस बात को लेके कंफ्यूज मत होइए कि जहां पे इंट्रा दिया होगा वहां पे हमारा हो जाएगा लोकल, क्या हो जाएगा लोकल, और जहां पे इंटर दिया होगा वहां पे हमारा क्या हो जाएगा यानी कि अपने स्टेट से बाहर। अब चलिए इसी को हम लोग समझते हैं यहाँ से क्या कह रहा है। अब कह रहा है इंट्रा स्टेट सप्लाई यानी कि लोकल सप्लाई, यदि हम गुड्स या सर्विस को अपने ही स्टेट में सेल करते हैं तो यह सप्लाई हमारी क्या कहलाती है, इंट्रा स्टेट सप्लाई या लोकल सप्लाई कहलाती है। कि जब हम अपने ही स्टेट के अंदर कोई गुड्स सेल करेंगे या कोई सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो वही हमारा क्या कहलाती है, लोकल सप्लाई, या हमारा क्या कहलाता है इंट्रा स्टेट सप्लाई। जैसे हम ये कहें कि क्या है, विकास है और उसके बाद से यशवंत, ये दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के। अब उसके बाद से विकास ने क्या किया, यशवंत से माल को सप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या कहा जाएगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई या तो लोकल सप्लाई। आरएसएन में और आगे यहाँ पे कह रहा है सपोज यदि हमारा बिजनेस यूपी में रजिस्टर्ड है और हम यूपी के भीतर ही किसी अन्य बिजनेस को गुड्स या सर्विस सप्लाई करें तो यह सप्लाई हमारे लिए इंट्रा स्टेट सप्लाई या लोकल सप्लाई, या फिर आगे कह रहा है इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन या लोकल ट्रांजैक्शन कहलाता है। अब दे रहा है यहाँ पे सपोज कीजिए कि आपका बिजनेस क्या है, यूपी में रजिस्टर्ड है, कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, यूपी यानी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, और आपका बिजनेस उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, रजिस्टर्ड हुआ। आया समझ में। तो रजिस्टर्ड होने के बाद से आपने क्या किया, आप अपने स्टेट में यानी कि यूपी में ही यूपी के भीतर किसी अन्य बिजनेस को गुड्स या सर्विस सप्लाई करते हैं। कि सपोज करें कि ये एरिया आपका क्या है, उत्तर प्रदेश में आता है, आप यहाँ से परचेज किए और आपने यहाँ ही उत्तर प्रदेश में क्या कर दिया, सेल कर दिया। क्या कर दिया उत्तर प्रदेश में सेल, तो आपने अपने स्टेट के भीतर सेल किया तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा यहाँ पे इंट्रा स्टेट सप्लाई या तो लोकल सप्लाई, या हम इसको कह सकते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन या लोकल ट्रांजैक्शन। ये जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो ट्रांजैक्शन किससे कहते हैं, आप लोग को बताया कि जब दो लोगों के बीच में लेन देन होता है तो हमारा क्या कहलाता है, ट्रांजैक्शन। क्या कहलाता है, ट्रांजैक्शन है। कि अब हम सपोज करें कि हमारा बिजनेस यहाँ पे है और किसी और का बिजनेस यहाँ पे है, तो क्या हम अकेले इससे सेल या परचेज कर सकते हैं, यहाँ पे दो व्यक्तियों का होना क्या है, जरूरी है। तो जब दो व्यक्ति मिलते हैं तो वहाँ पे लेन देन होता है, और जब लेन देन हो तो वही हमारा क्या होगा, ट्रांजेक्शन। तो ऐसे जगह हमारा क्या कहलाएगा, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन या तो लोकल ट्रांजेक्शन। अब उसके नीचे कह रहा है इंटर स्टेट सप्लाई, क्या कह रहा है, इंटर स्टेट सप्लाई। अब इंटर स्टेट का मतलब हो जाएगा अपने स्टेट के बाहर, क्या होगा, अपने स्टेट के बाहर। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है यदि हम गुड्स या सर्विस अपने स्टेट के बाहर सेल करें तो यह सप्लाई इंटर स्टेट कहलाती है। क्या कहलाती है, अब सपोज करें कि आपका जो बिजनेस है, आपका बिजनेस है यूपी में, और आपने क्या किया, किसी कारण से बिहार में सेल कर दिया। कहाँ सेल कर दिए, बिहार में, या बिहार को छोड़ करके यानी कि उत्तर प्रदेश के छोड़ करके आपका कोई भी स्टेट हो सकता है। आ रहा है समझ में ना, एनी स्टेट यानी कि आपने किसी भी स्टेट में आपने सेल किया तो वो आपका क्या कहलाएगा, सप्लाई यानी कि इंटर स्टेट सप्लाई कहा जाएगा। क्या कहलाया जाए, क्या कहा जाएगा, इंटर स्टेट सप्लाई। अब यहाँ पे कह रहा है सपोज हमारा बिजनेस यूपी में रजिस्टर्ड है और हम यूपी के बाहर किसी अन्य राज्य जैसे बिहार में गुड्स सप्लाई या गुड्स सर्विस या सप्लाई करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई, या आ कह रहा है इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कहलाता है। आया समझ में। यानी कि ध्यान दीजिएगा कि जब भी हमारा बात किया जाएगा इंटर स्टेट तो हम ये कहेंगे अपने स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में सेल या परचेज किया जा रहा है। आ रहा समझ में। और जब अपने ही स्टेट में होगा तो हम क्या समझेंगे, इंट्रा स्टेट। ये दोनों ऑप्शन क्लियर है। और उसके नीचे आपको मिलेगा इनवार्ड सप्लाई और आउटवार्ड सप्लाई। क्या मिलेगा, इनवार्ड सप्लाई और आउटवार्ड सप्लाई। इनवार्ड सप्लाई क्या होता है और आउटवार्ड सप्लाई क्या होता है। इनवार्ड का मतलब होता है क्या, कि अपने बिजनेस में लाना, और आउटवार्ड का मतलब होता है अपने बिजनेस से निकालना। अब कह रहे हैं यहाँ पे कि जीएसटी में हम जो कुछ भी परचेज करते हैं तो वो तो क्या कहलाते हैं, वो हमारी इनवार्ड सप्लाई होने पर आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त होती है।
कि जब हम भी क्या करते हैं कि परचेज करते हैं, तो परचेज करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट हमारे बिजनेस में आएगा, यानी कि जो हमारे बिजनेस में आ रहा है वही हमारा क्या कहलाएगा, इनवार्ड सप्लाई। क्या कहलाएगा, इनवार्ड सप्लाई। और जब हम यहाँ पे क्या किए, परचेज किए, तो वहां पर हमको क्या प्राप्त हुआ, आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या कहलाएगा आगे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, दिख रहा है ना। अब सपोज करिए, थोड़ा सा उदाहरण हम बता दे रहे हैं कि आपने क्या किया, 20 रुपए का कोई सामान परचेज किया, क्या किए, 20 रुपए का कोई सामान परचेज किए, और आपने इसमें 2 रुपया क्या कर दिया है, जीएसटी दे दिया। क्या दे दिए, जीएसटी। तो टोटल अमाउंट आपका कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट आपका कितना हो जाएगा, 22 रुपया। तो जो 2 रुपया आप ये एक्स्ट्रा दिए हैं, यही आपका कहलाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या कहलाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब उसके क्या कह रहा है, आउटवार्ड सप्लाई। आउटवार्ड सप्लाई का मतलब हो जाएगा आप अपने बिजनेस से सेल करें। तो जब सेल करेंगे, सपोज करें हम मार्केट सेल करने के बाद बिजनेस क्या होगा, जाएगा। तो वही कह रहा है कि जीएसटी में हम जो कुछ भी सेल करते हैं, तो वो हमारी आउटवार्ड सप्लाई कहलाती है। क्या कहलाती है, आउटवार्ड सप्लाई कहलाती है। फिर आगे कह रहा आउटवार्ड सप्लाई होने पर टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाती है। क्या होती है, टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि सपोज करिए कि आपने यहाँ पे क्या किया, 20 रुपए में खरीदा, और 20 रुपए में खरीदा, कितना में आपका जीएसटी लग गया, 2 रुपया। तो टोटल आपका परचेज वैल्यू कितना हो गया यहाँ पर, 22। आपने 2 रुपये यहाँ पे जीएसटी क्या कर दिया है, अपने सप्लायर को दे दिया। आ रहा है समझे ना। तो ये टोटल आपका अमाउंट कितना का हो जाएगा, 22। लेकिन सपोज करिए कि आप ये 22 रुपए में खरीदे, तो 22 रुपए में बेचेंगे नहीं ना, कम से कम इसको 30 रुपए में बेचेंगे। कितना बेचेंगे, 30। हम मान के चले ये कि जब हम ये खरीदे तो यहाँ पे हमारा, मान लेते हैं कि जीएसटी लगा 18%। कितना लगा, मान लेते हैं कि जो 20 रुपया है, इस 20 रुपया को हमारा 18% जीएसटी लगा। आ रहा समझे ना। तो सपोज करिए 18% आपका आ गया 2 रुपये। कितना आ गया, 2 रुपये। तो जब आप 30 रुपया पे 18% लगाएंगे, तो 2 रुपया नहीं आएगा ना, 2 रुपया ज्यादा आएगा ना। तो जो आपका अमाउंट ज्यादा आएगा वही आपकी क्या बढ़ जाएगी, लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। यानी वो आपको पुनः क्या करना है, अपने जीएसटी पोर्टल के माध्यम से सरकार को पैसा पेमेंट करना है। आ रहा है समझे ना। चूंकि आपने वहां पे क्या किया कि आपने 2 रुपया जीएसटी तो दे दिया, वो आपका 2 रुपया माइनस हो जाएगा। लेकिन अब मान के चले कि 2 रुपया यहाँ पे जीएसटी दिए, और यहाँ पे आपने लिया 4 रुपया। कितना ले लिए, 4 रुपये। तो आप इसमें 2 रुपये माइनस कर देंगे, जो आपका आईटीसी होगा। क्या होगा, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट। चूंकि ये आपने तो पहले ही दे दिया है। आ रहा है समझे ना। तो बचा इसमें से जो 2 रुपया है, वो आपके ऊपर क्या है, लाइबिलिटीज है, कर्ज है। अब यही आपको क्या करना होगा, गवर्नमेंट को जमा करना। आ रहा है समझ में। अगर ये नहीं समझ आते, एक बार और ध्यान दीजिए हम क्या बताएं। हमने ये बताया कि सपोज करिए कि आप कोई सामान खरीद लिए, कितना में ले लेते हैं, 100 रुपये। कितना मान लिया हम, 100 रुपये। और इस पे जीएसटी आपका लग गया कितना, 5 रुपये। मान लेते हैं, सपोज करें कि ये 5 रुपये आपका 18%। आ रहा है समझे ना। अभी आपका टोटल परचेज कितना में हुआ है, 105 रुपये। कितने का हुआ है, 105। तो आप 105 में तो बेचेंगे नहीं, कितना में बेचेंगे, मान लेते हैं आप 120 रुपये में बेच रहे हैं। कितना बेच रहे हैं, 120। तो आप 120 में बेचे, 120 में बेचे, तो आपने इनसे जीएसटी ले लिया 6 रुपये। कितना ले लिए, 6 रुपया। तो अब आप टोटल कितना में सेल किए हैं, 126। आ रहा है समझे ना। तो आपका ये सिर्फ आपके प्रोडक्ट का वैल्यू कितना था, 120 रुपये। यानी यहाँ पे सेल करते समय कितना था, 120 रुपये। लेकिन आपका जीएसटी कितना मिला यहाँ पे, 6 रुपया। अब इस 6 रुपये में से आपने आईटीसी पहले ही दे दिया। जब आप ये अपने सप्लायर से परचेज किए हैं, ये 5 रुपया टैक्स के रूप में आपने पहले ही दे दिया। आ रहा है समझे ना। इसीलिए क्रेडिट बता रहा है, यानी कि अब ये पैसा आपको मिलेगा। अभी किससे मिलेगा, तो आपको अपने कस्टमर से मिलेगा। तो आप उससे हम 5 रुपया जो दिए हैं, तो 5 रुपया माइनस कर देंगे, और जो बचेगा आपका 1 रुपया, ये आपका टैक्स लाइबिलिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टैक्स लाइबिलिटी। यानी कि अभी ये आपका क्या है, कर्ज है। अभी एक रुपया आपको क्या करना है, गवर्नमेंट को जमा करना है। आ रहा है समझे ना। यही हमारा जीएसटी का रूल है। हमारा जीएसटी का रूल ये कहता है कि आप जो परचेज किए, आपने जो जीएसटी दे दिया, फिर आप जो सेल किए और उससे जो जीएसटी कलेक्ट किए, तो आपने जो जीएसटी दे दिया उसमें से, और जो कलेक्ट किया उसमें से माइनस करिए, जो आपका बचेगा वही आपको क्या कर दिएगा, पुनः वापस टैक्स के रूप में दे दीजिए। क्लियर है सबको।
और उसके नीचे आपको मिलेगा आउटवर्ड सप्लाई। समझ में आया? फिर आपको यहाँ पे मिलेगा टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी कहते किसे, चूंकि हमने आपको अभी एक उदाहरण के तौर पे बताया। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि टैक्स लायबिलिटी जब हम किसी गुड्स या सर्विस को सप्लाई यानी कि सेल करते हैं तो गुड्स की कीमत के साथ साथ क्या करते हैं, कुछ टैक्स अमाउंट यानी कि जीएसटी भी कलेक्ट करते हैं। आया समझ ना? जैसे कि हमने बताया कि आपने क्या किया, 100 रुपए का सामान खरीदे थे और आप उसको बेच रहे हैं कितना में, 120 में। कितना में बेच रहे हैं, 120 में। तो साथ साथ में अपने 6 रुपए उस पर क्या कर दिया, जीएसटी कलेक्ट कर लिया। क्या कलेक्ट कर लिए, जीएसटी कलेक्ट कर लिए। अब अगर गुड्स को सेल करते समय जितना जीएसटी कलेक्ट करते हैं वही हमारी टैक्स लायबिलिटी कहलाती है। यानी कि हमने क्या किया, जो 120 रुपए में सेल किया और उसमें हमने जीएसटी कितना ले लिया, 6 रुपया, तो यही हमारी क्या कहलाएगी, टैक्स लायबिलिटी कहलाएगी। अब कह रहा उदाहरण के लिए मान लीजिए यदि हमने एक गुड्स किसी कस्टमर को सप्लाई किया जिसकी कीमत कितना रुपया है, 100 रुपये, और आ कह रहा है इस गुड्स पर 5% जीएसटी लागू है, अतः टैक्स अमाउंट 5 रुपया हो गया। कि अगर जो 100 रुपया है और उस पर 5% जीएसटी लगा है तो जीएसटी का अमाउंट कितना होगा, 5। तो अब आगे कह रहा है इस प्रकार हम कस्टमर से टोटल कितना रुपया लेंगे, 105 रुपया कलेक्ट करेंगे। तो यही हमारी लाइबिलिटीज कहलाएगी, कितना, 5 रुपया कहलाएगी। लाइबिलिटीज कितनी होगी, 5। क्लियर सबको? यानी कि जब भी हमसे पूछा है कि लाइबिलिटी क्या होती है, हम एक ही जवाब देंगे कि जब हम गुड्स सेल करते हैं और गुड्स सेल करते समय जो गुड्स का अमाउंट होता है उसके साथ साथ हम उससे कुछ क्या करते हैं, अमाउंट टैक्स के रूप में जो कलेक्ट करते हैं वही अमाउंट हमारी क्या कहलाती है, टैक्स लाइबिलिटी कहलाती है। आ रहा समझ में? और उसके आगे आपको मिलेगा यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी। क्या मिलेगा, आईटीसी। आईटीसी हमने बताया कि जब हम परचेज करते हैं तब लगता है हमारा आईटीसी। अब ये होता क्या है, कह रहा जब हम गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं तो गुड्स की कीमत के साथ कुछ टैक्स अमाउंट भी पे करते हैं। आ रहा है समझे ना? अब उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पर भी दिया है कि आपने क्या किया, 100 रुपए का सामान खरीदा जिस गुड्स पर जीएसटी कितना लागू है, 5%, अतः इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, 5। तो इस प्रकार हमने सप्लायर को टोटल कितना पैसा पेमेंट किया, 105। तो इस 105 में अमाउंट हमारे प्रोडक्ट कितने का था, 100 रुपए का। हमने 5 रुपए क्या कर दिया, उसको आईटीसी दे दिया। क्या दे दिया, आईटीसी। अब आ रहा है समझ में, क्लियर है? यानी कि हमने क्या किया, 100 रुपए का माल खरीदा लेकिन इसमें हमने जीएसटी दे दिया 5%। अभी 5% का अमाउंट हो जाएगा कितना रुपया, 5 रुपया। टोटल हो जाएगा 105। हमने अपने सप्लायर को देंगे 105 रुपया, लेकिन जो 5 में हमारा एक्स्ट्रा जा रहा है वही 5 रुपया हमारा क्या कहलाएगा यहाँ पर, आईटीसी। यानी कि आईटीसी हम ये कहेंगे कि आईटीसी हमारा एक ऐसा टैक्स है कि जो हम अपने सप्लायर को पेमेंट करते हैं। किसको पेमेंट करते हैं, अपने सप्लायर को। क्योंकि हमारा सामान कितने का था, 100 रुपए का था ना, लेकिन हमने 5 रुपया क्या कर दिया, अपने सप्लायर को एक्स्ट्रा दिया, वही हमारा 5 रुपया क्या है, आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब यहाँ आगे भी कह रहा है यह टैक्स अमाउंट भी हमारी इनपुट टैक्स रेट यानी कि आईटीसी कहलाती है। सपोज यदि हमने एक गुड्स को सप्लायर से परचेज किया जिसकी कीमत कितना है, 100 रुपया, और इसको हमने क्या किया, इस गुड्स पर जीएसटी कितना लागू है, 5%, अतः टैक्स अमाउंट कितना हो जाएगा, 5। और ये इस प्रकार हमने सप्लायर को कितना रुपया पेमेंट किया, 105। तो इस ट्रांजेक्शन में जो हमारी आईटीसी है वो क्या होगा, 5 रुपया। आ रहा है समझ में? और जैसे हम नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर किसका है, जीएसटी का है। किसका है, जीएसटी का। अब ये जीएसटी में क्या कह रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी, प्रत्येक गुड्स और सर्विस की सप्लाई करने के लिए निम्नलिखित टैक्स क्या होते हैं, कंपोनेंट प्रभावित होते हैं। जैसे कह रहा है सेंट्रल टैक्स, सेंट्रल जीएसटी यानी कि क्या कहलाएगा, सीजीएसटी। क्या कहलाएगा, सीजीएसटी आर सेंट्रल टैक्स। यानी कि हम इसको कितने नामों से जान सकते हैं, तो हम सी सेंट्रल टैक्स, सेंट्रल जीएसटी का क्या कहें, सेंट्रल जीएसटी, या तो हम सी जीएसटी कह सकते हैं या तो हम सेंट्रल टैक्स कह सकते हैं। आ रहा समझ में? अब देखिए अगर जो हमारा सी जीएसटी होगा वो हमारा होगा ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स आर सर्विस आर बोथ। या तो दोनों हो सकता है, गुड्स या सर्विस दोनों हो सकता है, या तो हमारा गुड्स हो सकता है या तो हमारा सर्विस हो सकता है।
अगर जो हम सेंट्रल टैक्स सिर्फ हम क्या किए अपने स्टेट में किए तो वहां पे बनेगा हमारा सेंट्रल टैक्स। जो सेंट्रल टैक्स हमारा किस में होगा, ऑन इंट्रा स्टेट, यानी कि वो हमारे स्टेट में होगा, तो क्या कहलाएगा, सेंट्रल टैक्स। फिर आगे कह रहा है स्टेट टैक्स, यानी कि स्टेट जीएसटी, यानी कि यस जीएसटी आर स्टेट टैक्स ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, कि अगर जो आप क्या करते हैं अपने ही स्टेट में अगर जो गुड्स को सप्लाई करते हैं किसी सर्विस को, तो भी आपका क्या कहलाएगा, स्टेट जीएसटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्टेट जीएसटी। और आगे कह रहा है इंटीग्रेटेड जीएसटी, यानी कि आईजीएसटी आर इंटीग्रेटेड टैक्स। अभी कह रहा है ऑन इंटीग्रेटेड इंटर स्टेट आरियास एंड इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन, कि आपने क्या किया अपने स्टेट से कहीं दूसरे स्टेट में ट्रांजेक्शन किया, तो वो आपका क्या कहलाएगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी या आईजीएसटी या तो इंटीग्रेटेड टैक्स। आया समझ में, यानी कि हम यही आप लोगों को शुरू से बताते आ रहे हैं कि जब आप क्या करेंगे अपने ही स्टेट में परचेज करेंगे, यानी कि आप यूपी के हैं और यूपी में ही परचेज करेंगे, तो आपका ये अप्लाई होगा कौन कौन सा, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। आ रहा समझ में। और यदि आप यूपी के हैं और यूपी के होने के बाद से आपने क्या किया, या तो बिहार में परचेज किया, या तो बिहार में सप्लाई किए, या तो उत्तराखंड में, या तो महाराष्ट्र में, यानी कि आपने अपने स्टेट को छोड़ के जहां भी किया वो आपका क्या कहलाएगा, सेंट्रल टैक्स ना इंटीग्रेटेड टैक्स, इंटीग्रेटेड जीएसटी यानी कि आईजीएसटी या तो इंटीग्रेटेड टैक्स। क्योंकि आपने अपने स्टेट आपका क्या है यूपी उत्तर प्रदेश है और आपने बिहार में किया, तो अब आपका क्या होगा यहाँ पे इंटीग्रेटेड, क्या कहलाएगा, इंटीग्रेटेड। और यही अब हम क्या है यूपी के हैं, यूपी में रहने वाले हैं और हम यूपी में परचेज या सेल करते हैं, तो आप हमारा क्या होगा, ये दोनों अप्लाई होगा, कौन सा, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। क्लियर सबको, हो जाएगा यहाँ तक। चलिए अब अगला यहाँ पे हमारा कह रहा है, अब देखिए यहाँ पे फिर कह रहा है टैक्सेस। अब ये टैक्स का समरी बता रहा है कि कैसे होगा। सबसे पहले इसकी ड्यूटी दे रहा है, यानी किसमें दे रहा है, वैट। इसका फुल फॉर्म बताया था आप लोग को ना, वैल्यू एडेड टैक्स। अब ये कब होगा, तो बता रहा है काउंटर वैल्यू ड्यूटी, यानी कि इसका दे रहा है सीबीडी। और आगे दे रहा है यहाँ पे एडिशनल एक्सक्यूज ड्यूटी, जो परचेज टैक्स, सर्विस टैक्स दे रहा है एंट्री टैक्स पे, और यहाँ पे फिर क्या दे रहा है, सरचेज एंड चेज। अब ये किस पे होगा, लग्जरी टैक्स। क्लियर है। और जैसे इसके आगे आएंगे तो बताएगा रजिस्ट्रेशन, क्या बताएगा, रजिस्ट्रेशन। अभी रजिस्ट्रेशन क्या है, तो हमको हमारा अगर जो बिजनेस है तो हम अपने बिजनेस को क्या कराएंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे। जब तक हम रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तब तक हमको जीएसटी भरने की कोई आवश्यकता नहीं। आ रहा समझे ना। और जीएसटी कब हमको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तो यहाँ पे बता रहा है कि जब आप क्या करेंगे, लिमिट क्रॉस करेंगे। लिमिट क्रॉस क्या करेंगे, कह रहा है स्पेशल कैटेगरी स्टेट, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में आएंगे या असम में, मणिपुर में, मेघालय में, मिजोरम में, तो आपका अगर जो ट्रांजेक्शन 20 लाख से अधिक होता है, टर्नओवर क्या होता है आपका 20 लाख से अधिक होता है, तब आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाता है। और आगे कह रहा था रेस्ट ऑफ इंडिया की, अगर आप इंडिया से बाहर कहीं परचेज या सेल करते हैं तो वहाँ पे जैसे आपका 40 लाख होता है, आपको क्या कराना होगा, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी। क्लियर सबको, हो जाएगा। तो आज आप लोग यहाँ तक पढ़िएगा, बाकी आगे आप लोग को बताएंगे यहाँ से मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। क्लियर है, हो जाएगा ना। तो आज आप लोग यहाँ तक पढ़िएगा, आज के लिए बस इतना ही।